नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और वक्त हो चला है देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, क्योंकि कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव आखिर चुनाव कहां से लड़ेंगे। कभी कहा जाता है कि आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो कभी कहा गया कि वो संभल के गुन्नौर से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी ने घोषणा कर दी है कि अखिलेश यादव कहां से आखिर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव अपने गढ़ मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। करहल मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई से महज 4 किलोमीटर दूरी पर है। अखिलेश अपना पहला विधानसभा चुनाव उसी सीट से लड़ने जा रहे हैं जहां से अखिलेश के पिता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पहली बार चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे थे। करहल विधानसभा सीट से 2007-2012 में जीते सोवरन सिंह पर ही 2017 के चुनाव में सपा ने भरोसा जताया था। सपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे सोवरन सिंह यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के रमा शाक्य को 40,000 से ज्यादा वोट के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश चुनाव में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैदान में उतरने का मन बना लिया है। अखिलेश भी गुन्नौर, गोपालपुर तमाम विधानसभा घूमते हुए चुनाव लड़ने के लिए अपने गढ़ पहुंच चुके हैं। जो सपा योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर से चुनाव लड़ने पर सवाल उठा रही थी, ये कह रही थी कि वो डर के गोरखपुर पहुंच गए हैं। आज उसी सपा से बीजेपी अब सवाल कर रही है कि आखिर जनता इतना आपको पसंद कर रही है तो अखिलेश क्यों अपने घर से लड़ रहे हैं, कहीं और से क्यों लड़ नहीं रहे हैं। ये तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं अखिलेश को लेकर, क्योंकि अखिलेश कई मंचों से अपनी आवाज को मुखर करते हुए योगी आदित्यनाथ पर पहले ही निशाना साध चुके हैं। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सपा नेता विनय सिंह जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय जी आपका। बीजेपी प्रवक्ता रेणु भाटिया जी भी हैं और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिल जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सवाल विनय जी आप ही से बनता है। तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश आखिर चुनाव कहां से लड़ेंगे। आजमगढ़ का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन घूम फिर के वापस मैनपुरी क्यों? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते रहे। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास किया है। वह उनको चुनाव लड़ने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश की जनता तमाम जगहों से बुला रही थी, लेकिन उन्होंने मैनपुरी लड़ने का मतलब उनका संसदीय क्षेत्र तो आजमगढ़ रहा है। वह उत्तर प्रदेश में कहीं से भी लड़ सकते हैं। वह सेफ जोन की तलाश में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि उनका पूरा उत्तर प्रदेश उनका है। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है। उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किया है। वो कहीं भी लड़ सकते हैं। और अब बुढ़िया बिस्तर बच चुका है योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, क्योंकि उनके घर वापसी हो चुकी है। अब वो सेफ जोन की तलाश में थे और उन्हें डर था कहीं कहीं गोरखपुर की तमाम सीटें वो आज की तारीख में हार रहे हैं, उसको बचाने के लिए अपने। तो यानी अभी भी आप इसी बात पर अड़े हैं कि योगी आदित्यनाथ को डर था इसीलिए वो गोरखपुर से लड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश को कोई डर नहीं है। अखिलेश यादव अभी भी सेफ सीट की या सेफ जोन की तलाश में बिल्कुल भी नहीं है और मैनपुरी से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है। अगर आजमगढ़ से चुनाव लड़ते तो भी आप कहते कि वो जो अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंच गए और उन्हें डर था, वो तो पूरे। अरे सर, सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी भी तो सवाल उठा रही है ना योगी आदित्यनाथ को देखते हुए कि आप गोरखपुर पहुंच गए। खैर रेणु भाटिया जी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया चाहेंगे। योगी आदित्यनाथ को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे थे और अब अखिलेश ने मैनपुरी से करहल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखिए, मुझे ऐसे लगता है जब किसी आदमी का कोई रास्ता नहीं निकलता, उसके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वो इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ। साइकिल पे कितनी मर्जी आप रोज खिंचवा ले, फोटो खिंचवा ले, लेकिन साइकिल की रोज की आदत ही आपको रखती है। तो मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आपका दृढ़ निश्चय है, आप में हिम्मत है, आपने काम किए हैं, आप लोगों में लोकप्रिय है, आप लोगों की पसंद है, पहचान है, तो फिर आपको इतनी टेंशन की क्या जरूरत है? अपने आते हैं मथुरा में, जाते हैं अयोध्या से, चुनाव लड़ते हैं गोरखपुर से, तो नहीं बताया आपने? ये बहाने क्या है? वहाँ से लड़ेंगे, वहाँ से बहाने भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सपने मथुरा में आ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अयोध्या से चुनाव लड़ रहे हैं गोरखपुर से। देखिए,
को एक बार कहा गया कि आपने यहाँ पे चुनाव लड़ना है, तो उसमें कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया। आप अगर लोगों के बीच में आपने अच्छी पैठ बनाई होती है तो फिर आपको वैसे आप परेशान, मुझे समझ नहीं आ रहा ये योगी जी से परेशान ज्यादा है या अपने परिवार की उस दरार से ज्यादा परेशान है। अरे विनय जी पसंद तो अखिलेश को जनता कर ही रही है। अखिलेश हर मंच से आवाज अपनी बुलंद करते हुए ये बोल रहे हैं कि जनता हमें पसंद कर रही है और इसका नतीजा आप देख लेंगे, बीजेपी का इस बार सफाया हो जाएगा। तो फिर उन्हें किस बात का डर, वो क्यों मैनपुरी पहुंच गए? किस बात का डर है? मैनपुरी भी है, इटावा भी है, बहुत सारे क्षेत्र उनके हैं वहाँ। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी अपने जो मेन संसदीय क्षेत्र है, मेन गढ़ है उनका गोरखपुर, जहाँ से दम भर से, उसके सिवा वो हट करके कहीं भी किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकते। उनको समाजवादी पार्टी का चैलेंज। चलिए ठीक है अनिल जी आपसे हम समझना चाहेंगे कि किस तरह से इस पूरे सर्कमस्टांस को हम जाने और समझे, क्योंकि अखिलेश यादव जो बार बार सवाल उठा रहे थे गोरखपुर सीट को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, वो कह रहे हैं कि उन्हें और कोई सेफ सीट और कोई सेफ जोन नहीं मिला, इसीलिए गोरखपुर वो वापस पहुंच गए हैं। और अब अखिलेश ने इस बात को अनाउंस कर दिया है कि मैनपुर की करहल सीट से वो चुनाव लड़ेंगे। कैसे इसे समझे? क्या वो भी अपने पिता के कदम चिन्हों पर चलकर चाह रहे हैं कि इस बार जीत हम हासिल कर लें? देखिए, तो चूंकि ये दोनों जो नेता हमारे साथ जुड़े हुए अपनी अपनी पार्टी के प्रवक्ता और अपनी अपनी पार्टी के बारे में जरूर कहेंगे, लेकिन इसको दूसरी समझ के तहत देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि अखिलेश जी हो या योगी जी हो, दोनों लोग विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। बिल्कुल ये लोग केवल सांसद बनने का एक उनका वो रहा है रिकॉर्ड, लेकिन ये चूंकि विधानसभा चुनाव और सांसद चुनाव में काफी अंतर होता है, तो पहली बार एक तो ये लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दूसरा, ये चूंकि दोनों बड़े नेता हैं, अपने अपने पार्टी के माने जाने चेहरे हैं, जहाँ अखिलेश पूरी समाजवादी पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं, वहीं पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भी योगी जी भी भाजपा के एक तरह से प्रमुख चेहरे हैं। इनके ऊपर केवल मोदी जी का ही चेहरा आता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री होने के नाते देश में आते हैं और ये प्रदेश में आते हैं। अब बात आती है चुनाव, दोनों लोग जो ऐसी जगह है, चूंकि इन लोग के बहुत प्रयास लगाए गए, योगी जी का भी लगाया गया, कभी अयोध्या से लड़ेंगे, कभी मथुरा से लड़ेंगे, और फाइनल उनका गोरखपुर से हुआ। बिल्कुल उसी तरह अखिलेश यादव का हुआ, कई प्रयास लगाए गए कि यहाँ से भी लड़ सकते हैं, इनका कन्नौज से भी नाम आया था और उस आजमगढ़ से भी आया था, उसके बाद भी मैनपुरी गई। सबके पीछे जो एक राजनीतिक समीकरण दिखाए जाते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा बीजेपी जो है वो पूर्वांचल में काफी ज्यादा सीटों को लेकर आगे आई थी पिछले चुनाव में। इस बार कई ऐसे मुद्दे रहे जिनके कारण वहां पर जो अपनी बीजेपी की अपनी रिपोर्ट थी, उसमें भी ये रिपोर्ट आ रही थी कहीं न कहीं पूर्वांचल में बीजेपी थोड़ा सा पिछड़ रही थी। उसको कवर करने के लिए योगी जी को गोरखपुर से चुनाव लड़ाया गया है, गोरखपुर सदर सीट से। लेकिन इस तरह के जो इसमें कद्दावर नेता होते हैं, इनकी अपनी सीट का महत्व नहीं होता। जहाँ से चुनाव लड़ते हैं उसके अगल बगल कम से कम 100-200 किलोमीटर के रेंज में 40 से 50 सीटें ऐसी होती है जिन पर इनसे वहां से चुनाव लड़ने का प्रभाव पड़ता है। तो उसी तरह इसके तहत योगी जी को गोरखपुर भेजा गया है कि वो में 40 से 50 सीटों पर, जहाँ इनको थोड़ी सी कमजोरी दिख रही थी और सपा थोड़ा बढ़त बनाने का प्रयास कर रही थी, उस बढ़त को कम करने के लिए और बीजेपी अपनी बढ़त को बनाए रखने के लिए वहां से योगी जी को लड़ा रही है। ठीक उसी तरह अगर आप ध्यान दें तो जो मैनपुरी एटा ये जो क्षेत्र आता है कि हमेशा समाजवादियों का मुलायम सिंह का घर कहा जाता है। बिल्कुल चुनाव अगर आप याद करें तो यहाँ बीजेपी ने अच्छी खासी घुसपैठ की थी और यहाँ तक कि एटा मैनपुरी तक में चुनाव उन्होंने जीत लिए थे। अब इस बार जो समझ में आता है कि अखिलेश यादव अपने गढ़ में घुसकर अपने यहाँ जो 40 से 50 सीटें हैं उस पर नजर गड़ाए हुए हैं और उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहते हैं। अब इसमें जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण और क्षेत्रवाद का भी पूरा एक सामंजस्य दिखाया जाता है, जिसके तहत इस तरह के नेता चीजों का एक सिलेक्शन करते हैं। ये गणित जिसको कहा जाता है कि गणित के साथ चुनाव लड़ते हैं। हाँ, नेता जो है वो आरोप प्रत्यारोप जरूर करेंगे, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन जो समझ में आता है वो ये चीज। जी रेणु जी, आपका रिएक्शन?
देखिए, मैं 100 बातों की एक बात कहूंगी। जो व्यक्ति जनता के बीच में लोकप्रिय होता है, और लोकप्रिय होने के दो तरीके हैं। एक, आप लोकप्रिय हो जाते हैं जब आप जनता को रुलाते हैं, तंग करते हैं, तो आप जनता के बीच में रुलाने के लिए लोकप्रिय हैं। एक होता है जब आप जनता के बीच में काम करते हैं और जनता आपकी प्रशंसा करती है, खुश होती है। थोड़े स्पैन ऑफ टाइम में आपने इतना करके दिखाया होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, तो जनता में आप पॉपुलर हो जाते हैं। तो ये दो तरीके होते हैं। इसलिए योगी भी इसी तरीकों से पॉपुलर है। अब इनके समझ नहीं आता इनके में मरोड़ ऐसा क्यों। लेकिन रेणु जी, अखिलेश तो कह रहे हैं कि जनता त्रस्त है बीजेपी से, जनता खुशी नहीं है योगी आदित्यनाथ से, बेरोजगारी को लेकर घेर रहे हैं, महंगाई को लेकर घेर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनके आधार पर वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे हम। इनकी कहने से कुछ नहीं होता है। जनता में वो लोकप्रिय है, जनता के लिए उन्होंने काम किया, और वो बने ही जनता के कामों के लिए। अपने लोकप्रियता कैसे मापा जाता है, उसका पैमाना क्या है? सुनिए, ना तो उनको अपने बाबूजी को लड़वाना है, ना उनको अपनी भाभियों को लड़वाना है, ना उनको अपनी पत्नी को लड़वाना है। तो वो तो सिर्फ जनता के लिए बने हैं ना। बाकी जिसने ये सारे परिवार को हाईलाइट करना है, बनाना है, लड़वाना है, सोचिए अपनी प्रॉब्लम। हाँ, वो एग्रेसिवनेस, वो जो एक फ्रस्ट्रेशन दिख रही है कि मैं तो पहले करूंगा, अरे रिजल्ट तो इकट्ठा आएगा। पहले लड़ो या बाद में लड़ो, कहीं से लड़ो, आपने काम किया है तो रिजल्ट तो एक ही दिन आना है, वो भी सामने आ जाएगा। इसलिए बार बार एग्रेशन दिखाने का मतलब है आप अंदर से टूटे हुए, कमजोर है, आप डरे हुए हैं, और आपके नहीं रेणु जी, लेकिन वो अग्रेशन कम, वो कॉन्फिडेंस ज्यादा दिखा रहे हैं। इसे अब आप कॉन्फिडेंस बोलेंगी या ओवर कॉन्फिडेंस बोलेंगी? ना तो ये कॉन्फिडेंस है, ना ओवर कॉन्फिडेंस है, ये फ्रस्ट्रेशन है, घबराहट है, जिसके अलग अलग तरीके से सब रूप। ठीक है विनय जी, क्या वाकई ये घबराहट है चुनावों को देखते हुए? देखिए, लोकप्रियता का पैमाना पहली बात तो क्या होना चाहिए, वो सारे उत्तर प्रदेश में देखा है। जिस तरीके से इस ठंडी के ठिठुरन में रात और दिन लोगों ने बैठ करके माननीय अखिलेश यादव जी का इंतजार किया। इनको सुनने के लिए लोग दिन में नहीं आ रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए, देखने के लिए लोग रात भर इस ठंड के ठिठुरन में बैठ करके, यही लोकप्रियता है। और कहीं न कहीं माननीय योगी आदित्यनाथ जी की लोकप्रियता छीड़ हुई है। इस वजह से सपने आए मथुरा में, चुनाव लड़ने गए अयोध्या में, भाग गए गोरखपुर में। तो माननीय अखिलेश यादव जी का घर तो पूरा उत्तर प्रदेश है। लोकप्रियता सबने देखी है, किस तरीके की जन सैलाब के सड़कों पर उतर करके माननीय अखिलेश यादव जी के समर्थन में आज ये चुनाव कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, यह जनता खुद चुनाव लड़ रही है। क्योंकि इतना आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से, इतना आक्रोशित है कि वह खुद सड़क पर आकर के दो हाथ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से तैयार है। ठीक है विनय जी, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल लोकप्रियता के आधार पर ही फैसला नहीं लिया जाएगा। फैसला इस बार जनता इस आधार पर लेगी कि कितना विकास हुआ है, क्या वो सरकार के कामों से खुश है, क्या जो तमाम वायदे उनके साथ किए गए थे वो वायदे पूरे हो पाए हैं या नहीं, आप कितना अपने वायदों पर खरे उतरे हैं। ये तमाम पैमाने, इन मानक के आधार पर मुझे लगता है जनता तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र निकाल ले और देख ले कितने काम किए हैं। हम अभी 1 से लेकर के 20 तक इनके पूरे संकल्प पत्र हमें याद है, हम गिना देंगे। एक भी वादा इन्होंने नहीं पूरा किया। हम हमारे जो बीजेपी की बहन बैठी है, बता दें अपने संकल्प पत्र से एक भी नाम, एक संकल्प जो है जिन करके बता दें उसको। चलिए, जैसा कि अनिल जी भी अभी कह रहे थे कि यही कह रहे थे कि आप दोनों पार्टी से अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप यूं ही लगाते रहेंगे आप। और बहुत बहुत खैर शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन फिर मैं यही कहूंगी कि तय जनता करेगी और 10 तारीख को नतीजे इस बात का ऐलान कर देंगे कि आखिर किस पार्टी से जनता बेहद संतुष्ट है, किसकी कितनी लोकप्रियता थी जिसके आधार पर जनता ने फैसला लिया, और किसकी सरकार एक बार फिर बनती है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ही गढ़ से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे, इस बात का ऐलान कर दिया गया है अखिलेश की तरफ से, और इसी के आधार पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। क्योंकि जब ये बात सामने आई थी कि अयोध्या से नहीं, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, तभी से समाजवादी पार्टी के निशाने पर थे योगी आदित्यनाथ, और कहा जा रहा था कि वापस वो अपने घर पहुंच गए हैं क्योंकि उन्हें डर है और उसी डर के वजह से वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब से ऐलान किया गया है कि मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव, वो भी अब सवालों के घेरे में है, क्योंकि अपने घर से चुनाव लड़ने का ऐलान अखिलेश यादव की तरफ से कर दिया गया है।
आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की तरफ कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे और राष्ट्र के सपने एक ही हैं। एक ही नया सवेरा होने वाला है। जब संकल्प से साधना जुड़ी तो कालखंड बनना तय है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जनता का मूल मंत्र है। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आइए सुनते हैं। साथियों, जब संकल्प के साथ साधना जुड़ जाती है, जब मानव मात्र के साथ हमारा ममभाव जुड़ जाता है, अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों के लिए इदम न मम यह भाव जागने लगता है, तो समझिए हमारे संकल्पों के जरिए एक नए कालखंड का जन्म होने वाला है, एक नया सवेरा होने वाला है। सेवा और त्याग का यही अनुभव आज अमृत महोत्सव में नए भारत के लिए उमड़ रहा है। इसी त्याग और कर्तव्य भाव से करोड़ों देशवासी आज स्वर्णिम भारत की नींव रख रहे हैं। हमारे और राष्ट्र के सपने अलग अलग नहीं है। आज देश लाखों स्वाधीनता सेनानियों के साथ आजादी की लड़ाई में नारी शक्ति के इस योगदान को याद कर रहा है और उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। और इसलिए आज सैनिक स्कूलों में पढ़ने वाले का बेटियों का सपना पूरा हो रहा है। अब देश की कोई भी बेटी राष्ट्र रक्षा के लिए सेना में जाकर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उठा सकती है। महिलाओं का जीवन और कैरियर दोनों एक साथ चले, इसके लिए मातृ अवकाश को बढ़ाने जैसे फैसले भी किए गए हैं। देश के लोकतंत्र में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। 2019 के चुनाव में हमने देखा कि किस तरह पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया। आज देश की सरकार में बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां महिला मंत्री संभाल रही हैं और सबसे ज्यादा गर्व की बात है कि अब समाज इस बदलाव का नेतृत्व खुद कर रहा है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, इसकी सफलता से वर्षों बाद देश में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बेहतर हुआ है। ये बदलाव इस बात का स्पष्ट संकेत है कि नया भारत कैसा होगा। और लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकार बनने पर कर्मचारियों के लिए 2005 से पहले वाली पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करेंगे। इसके लिए जरूरी धन का भी बंदोबस्त हम करेंगे। अखिलेश ने कहा कि कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी शुरू करने के साथ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी यानी तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को उनके गृह जनपदों में पदस्थ किया जाएगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि हम किसी के घर में लड़ाई नहीं कराते, बीजेपी हमारे परिवार को खत्म कर रही है। और क्या कुछ अखिलेश ने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश के सरकारी सेवा में नियुक्त शिक्षक, कर्मचारी
एवं अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर जीवन यापन के लिए मासिक पेंशन दी जाती थी। इससे सेवा निवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान होती थी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में नियमावली बनाई, जिसके आधार पर अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त शिक्षक और कर्मचारी की मासिक पेंशन की योजना समाप्त की गई और नई पेंशन योजना लागू की गई, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं शिक्षक को सेवानिवृत्त होने पर एक मुश्त धनराशि प्रदान की जा रही है। इसके लिए 10% धनराशि कर्मचारी देता है और 14% सरकार देती है और इस पैसे को शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिससे इस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न लगता है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और जिसमें हमारी बाईं तरफ बैठे हुए हैं, लगातार लड़ते रहे, बैठे, न जाने कितनी बार हमारी बैठकें हुई। केवल आपके साथ बैठक नहीं हुई, बल्कि कई हमारे जो एक्सपर्ट हैं, फाइनेंशियल चीजों को समझते हैं, जिनके पास अनुभव है, उनके साथ भी बैठक हुई। तब जाकर के ये समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल करने का फैसला लिया है। मुझसे लगातार तमाम कर्मचारी और शिक्षक संगठन मिले और उन्होंने पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करी। इन लोगों ने लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इस कर्मचारी विरोधी सरकार ने इनकी बात नहीं सुनी। कमेटी भी बनाई, आश्वासन भी दिया, लेकिन इनकी बात इस सरकार भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनी। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि मेरी सरकार, समाजवादी सरकार बनते ही पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। इसमें जो भी धनराशि की आवश्यकता होगी उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी। कॉन्स्टिट्यूंसी है नहीं, हाईवे पे तो कई कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। अगर हम आगरा से लेकर के गाजीपुर तक कॉन्स्टिट्यूंसीज गिने, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहीं भी लड़ जाएंगे, समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। लेकिन सवाल यह है, ये लोग जाने वाले लोग हैं। ये स्टूल लेकर के रहे, पूरे अपने कार्यकाल 4.5 साल निकाल दिया। 4.5 साल अपमानित हो रहे डिप्टी सीएम, अपमानित हो रहे। अपमानित होने वालों का कोई जवाब नहीं देंगे। जिनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान मिला हो, जो अपने समाज के लिए कुछ न कर पा रहे हो, देखते रह गए। 69,000 कितनी बार लाठी खाए बताओ। यहां जितने नौजवान आए सब लाठी खाए, अपने हक के लिए, अपने सम्मान के लिए लड़ते रहे। कोई ये नहीं कर पाए, कुछ भी मदद नहीं कर पाए। इसलिए इन लोगों की चर्चा करना ही बेकार है। जिसको तेज दौड़ना है वो पहले कदम पीछे ही रखता है, एक पीछे एक आगे होता है। वो कभी दौड़े ही नहीं। लुंगी पहनने वाले कैसे दौड़ेंगे? तेमद पहनने वाले कैसे दौड़ेंगे? दूसरों को बुरा भला कहते हैं, उस ड्रेस में दौड़ लेंगे वो क्या? कुछ नहीं कह रहे हैं। उनसे ज्यादा मुकदमे किस पे थे? मैंने आपसे कहा सीएम और डिप्टी सीएम पे जितने मुकदमे हैं, इतने तो आईपीसी में सेक्शन नहीं है। बताओ है कि नहीं? तुम ही बता दो हमें। क्या दौड़ेंगे वो हम लोगों से? उत्तर प्रदेश के और यूपी चुनाव को लेकर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने चुनाव लड़ा है, हमने विजय पाई है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है वह कांग्रेस शासित हो या गैर कांग्रेस शासित राज्य हो, वहां पर इस प्रकार की कार्रवाई ये एजेंसियों का अधिकार है, वो करते हैं। और मैं एजेंसियों के द्वारा की गई कार्रवाई का मतलब पूरी तरह से समर्थन करता हूं। लेकिन कांग्रेस के द्वारा विरोध करने से यह साबित होता है कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ। देखिए, मैं ये मानता हूं कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। समाजवादी पार्टी के सारे दावे खोखले थे। समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी की ओर बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का गठबंधन केवल अपराधियों, माफियाओं, गुंडों और दंगाइयों के बलबूते चुनाव के मैदान में आना चाहता था और उन्हीं के बल पर चुनाव लड़ना और जीतना चाहता था। जनता बहुत समझदार है
और उत्तर प्रदेश की जनता ने ठाना है फिर से कमल खिलाना, दूर कर दिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव ऐलान के बाद से ही बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी समेत तमाम दलों में दल बदल की भगदड़ मची हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अर्पणा यादव के बीजेपी में शामिल होने के एक ही दिन बाद उनके बहनोई और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गुरुवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी उनके कई नेताओं ने झटके दिए। ताजा घटनाक्रम के तहत मुलायम सिंह यादव के बहनोई समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा लखनऊ में कांग्रेस की पूर्व नेता प्रियंका मौर्य ने भी बीजेपी को ज्वाइन किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद प्रियंका मौर्य ने कहा, समाज सेवा के बेहतर मंच के लिए बीजेपी में आई हूं। मैं लगातार कांग्रेस में काम कर रही थी। उनके नारे लड़की हूं, लड़ सकती हूं के उलट मुझे लड़ने का मौका नहीं दिया गया। समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता प्रमोद गुप्ता ने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा माफियाओं और अपराधियों को शरण दे रही है और ऐसी पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। गुप्ता ने आरोप लगाया कि अखिलेश ने मुलायम सिंह यादव को कैद किया हुआ है। नेताजी और शिवपाल को अखिलेश ने प्रताड़ित किया। बताते चले कि उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में 10, 14, 20, 23 और 27 फरवरी, साथ ही 3 और 7 मार्च को मतदान होगा और मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद, उनकी तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि वो अखिलेश के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे पहले खबरें आ रही थी कि समाजवादी पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर बात चल रही है, लेकिन गठबंधन वार्ता विफल होने के बाद चंद्रशेखर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान कर चुके थे कि वो 2 दिन और इंतजार करेंगे और उसके बाद कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और इसी क्रम में आज आजाद समाज पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद को अपना गोरखपुर सदर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने अब सीएम योगी के सामने ताल ठोकने का फैसला लिया। अब गोरखपुर सदर सीट से मुकाबला देखने लायक होगा। यह चंद्रशेखर के सामने एक बड़ी चुनौती है। वह समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात टूटने के बाद चंद्रशेखर ने उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। यूपी चुनाव के लिए चंद्रशेखर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से 2 बार मिलने गए थे। दोनों के बीच गठबंधन पर बातचीत हुई थी, लेकिन बाद में बात नहीं बनी। चंद्रशेखर ने आरोप लगाया था कि अखिलेश को दलित वोट चाहिए, लेकिन दलित नेता नहीं चाहिए। वहीं अखिलेश ने कहा था कि गठबंधन में भीम आर्मी को 2 सीटें दी जा रही थी। इस पर चंद्रशेखर राजी भी हुए थे, लेकिन फिर उनके पास किसी का फोन आया, जिसके बाद वो पलट गए। अखिलेश ने इसे साजिश बताया था। और उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग से महज 20 दिन पहले एक हैवीवेट प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इस प्रत्याशी का नाम है अवतार सिंह भटाना, जो जेवर सीट से सपा आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी थे। उन्होंने जेवर से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। उनकी जगह पर इंद्रवीर सिंह भाटी को प्रत्याशी बनाया गया। जेवर विधानसभा से आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी अवतार सिंह भटाना मैदान से पीछे हट गए हैं। अब वो जेवर सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अवतार सिंह भटाना ने कोविड-19 संक्रमित होने के चलते नाम वापस लेने की बात कही है। हालांकि जिस समय अवतार सिंह भटाना के पीछे हटने की बात आई, उससे 2 घंटे पहले भी वो ट्विटर पर प्रचार कर रहे थे। जेवर सीट से अवतार सिंह भटाना के पीछे हटने को सपा आरएलडी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अवतार सिंह भटाना की गिनती बड़े गुज्जर नेताओं में की जाती है। 2017 के चुनाव में अवतार सिंह भटाना मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन किसानों के आंदोलन के दौरान इस्तीफा उन्होंने दे दिया था। बताते चले कि हरियाणा के फरीदाबाद के रहने वाले 64 साल के अवतार सिंह भटाना का राजनीतिक सफर लंबा रहा है। कांग्रेस के टिकट पर वो फरीदाबाद से 3 बार और मेरठ से 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। इसके बाद साल 2017 में बीजेपी के टिकट से मुजफ्फरपुर नगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत कम वोटों से वो चुनाव जीत सके थे। अवतार सिंह भटाना बीजेपी छोड़कर 12 जनवरी को आरएलडी में शामिल हुए थे और इसके बाद आरएलडी ने उन्हें गौतम बुद्ध नगर की जेवर सीट से विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था। और इस दौरान भटाना ने कहा था कि पश्चिम से जो हवा चलेगी वो पूरब तक जाएगी। वो कुछ दिन पहले ट्रैक्टर पर सवार होकर नामांकन करने गए थे। पंजिम में जो सिटिंग एमएलए है उन्हीं को टिकट दिया गया है। उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार, ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। हमने उत्पल पर्रिकर को 2 और ऑप्शन दिए थे कि जहां से वो लड़ सकते हैं, उसमें से
और इसी के साथ अब बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना सीएम फेस अनाउंस किया है और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में भगवंत मान संगरूर जिले की धूल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। आप नेता राघव चड्ढा ने गुरुवार को यह ऐलान किया। वर्तमान में धूरी विधानसभा सीट पर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस का कब्जा है और पार्टी के दलविंदर सिंह खोंगरा गोल्डी यहां से मौजूदा समय में विधायक है। बताते चले कि भगवंत मान 2 बार से संगरूर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये संगरूर जिले में आता है जहां भगवंत मान का घर भी है। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को भगवंत मान को पंजाब चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया था। आप द्वारा किए गए टेलीवोट अभियान में भगवंत मान को 93% से ज्यादा वोट मिले थे और इसके बाद उन्हें पार्टी का सीएम चेहरा घोषित किया गया था। यह भी बता दें कि पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा सीट के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है। मतगणना 10 मार्च को की जाएगी और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस के अलावा बीजेपी के अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस और अकाली दल बीएसपी गठबंधन से होगा। सीधा मुकाबला होगा। और आपको यह भी बताते चले कि आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा आश्वस्त इस वक्त नजर आ रही है। भगवंत मान को उन्होंने सीएम फेस के तौर पर सभी के सामने रखा है और उनका यह कहना है कि इस बार जीत हमारी होगी। और कोरोना संकट के बीच पंजाब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी अभियान अब जोर पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। सीएम प्रमोद सावंत ने और डिप्टी सीएम मनोहर अजगांवकर मंडगांव से चुनाव वो लड़ने वाले हैं। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि उत्पल पारीकर जो कि गोवा के पूर्व सीएम मनोहर पारीकर के बेटे हैं, उनका परिवार हमारा परिवार है। हमने उन्हें 2 और विकल्प दिए हैं लेकिन उन्होंने पहले विकल्प को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि दूसरे विकल्प पर चर्चा चल रही है। हमें लगता है कि वो सहमत हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, पंजिम में जो सिटिंग एमएलए है उन्हीं को टिकट दिया गया है। उत्पल पर्रिकर या पर्रिकर जी का परिवार, ये हमारा परिवार है, ये हमारे सारे करीबी लोग हैं। हमने उत्पल पर्रिकर को 2 और ऑप्शन दिए थे कि जहां से वो लड़ सकते हैं। उसमें से एक तो उन्होंने पहले ही मना कर दिया था, दूसरे के बारे में भी उनसे चर्चा चल रही है और हम सबको लगता है कि उन्होंने मानना चाहिए। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी में जो पर्रिकर परिवार है उस परिवार को हमेशा सम्मान ही दिया है। और इसी के साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों का जो मामला हुआ था उसमें पहले शख्स को सजा सुना दी गई है। आपको बता दें कि कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिनेश यादव नाम के शख्स को 5 साल की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के वकील आरसीएस भदौरिया ने इस बात की पुष्टि की। यादव को एक महिला के घर में लूट और आगजनी के मामले में 5 साल की कैद दी गई है। दिल्ली के गोकुलपुरी के भागीरथी विहार में 70 साल की महिला मनोरी का घर है जिसमें लूटपाट कर आगजनी की गई थी। ये आरोप लगे थे और कोर्ट ने इसी इलाके में रहने वाले दिनेश यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। यह पहला मामला है जब उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हुए भीषण दंगों में किसी को सजा सुनाई गई है। 25 दिसंबर 2020 को मनोरी नाम की महिला के घर में लूटपाट के बाद आग लगा दी गई थी। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि दंगाई उनके मवेशी तक चोरी करके ले गए थे। 70 साल की मनोरी छत से कूदी और एक हिंदू परिवार के घर में छिपकर जान बचाई थी और उसके बाद उनके परिवार को पुलिस किसी तरह बचाकर ले गई। पूरा परिवार 2 हफ्ते तक दिल्ली से बाहर रहा और इस मामले में कोर्ट ने 2 पुलिसकर्मियों के बयान को अहम माना है। उन्होंने बताया कि दिनेश उस भीड़ का हिस्सा था जो हिंसा पर उतारू थी। हालांकि उन्होंने दिनेश को मनोरी का घर जलाते हुए नहीं देखा। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई गैर कानूनी भीड़ का हिस्सा है तो वो बाकी दबंगइयों की तरह ही हिंसा के लिए जिम्मेदार होगा। और पाकिस्तान के लाहौर से एक हैरान कर देने वाली खबर है। लाहौर शहर में गुरुवार को एक के बाद एक 4 जबरदस्त धमाके हुए जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। इस धमाके में 20 लोग बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं।
यह धमाका शहर के लाहौरी गेट के पास हुआ। धमाके इतने जबरदस्त थे कि घटनास्थल के आसपास की दुकानें और इमारतों की खिड़कियां तक टूट गई। वहीं पास में खड़ी मोटरसाइकिल्स को भी काफी नुकसान पहुंचा है। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है। राहत बचाव कार्य जारी है। धमाके के बाद अनारकली बाजार को बंद कर दिया गया। साथ ही बाजार में और बम होने की भी आशंका है। लाहौर के ऑपरेशन के उप महानिरीक्षक डॉक्टर मोहम्मद आबिद खान ने बताया कि फिलहाल जांच अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन जल्द ही विस्फोट के पीछे की असल वजहों का पता लगा लिया जाएगा। पुलिस अधिकारी ने बताया कि धमाके की वजह से जमीन के अंदर करीब 1.5 फीट गहरा खड्डा हो गया है। धमाके में घायल हुए लोगों को शहर के मायो अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने यह भी बताया और पुष्टि की कि धमाके के लिए पहले से ही बम को घटनास्थल पर प्लांट कर दिया गया था। लाहौरी गेट के इस इलाके में हर रोज बड़ी संख्या में लोग खरीदारी और व्यापार के सिलसिले में आते हैं। ये भी बताते चलें कि इससे पहले 29 जून को लाहौर के बरकत मार्केट में कई सिलेंडर धमाके हुए थे, जिससे आसपास का इलाका दहल उठा था। बरकत मार्केट में एक के बाद एक गैस सिलेंडर फटने लगे और इस वजह से घटनास्थल के करीब पहुंचने में बचाव टीम को कठिनाई का भी सामना करना पड़ा। तस्वीरें देखिए, तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयावह यह हादसा रहा होगा और 20 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। 5 लोगों की मौत बताई जा रही है। एक के बाद एक 4 जबरदस्त धमाके हुए हैं, जिसके बाद हालात वहां क्या रहे होंगे वो आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। बढ़ते आगे, नाना पटोले द्वारा पीएम मोदी पर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर बीजेपी की मुंबई इकाई ने मंत्रालय के पास प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता नाना पटोले पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मंत्रालय के पास विरोध प्रदर्शन करने के आरोप में पुलिस ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा और 31 अन्य के खिलाफ संबंध में मामला भी दर्ज किया है। अधिकारी ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने उन पर और अन्य को हिरासत में लिया। बाद में उन्हें मरीन ड्राइव थाने भी ले जाया गया। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह भी बता दें कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना ने नरेंद्र मोदी नाम को मारने की बात कही थी। बाद में विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपनी सफाई भी दी थी। और बीते कुछ दिनों से ड्रग्स को लेकर मुंबई पुलिस ने सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ है। पुलिस की दबिश के बावजूद आए दिन ड्रग्स बरामद होता रहता है। गुरुवार को मुंबई कस्टम ने कुरियर पार्सल में छिपाए गए 450 ग्राम हेरोइन की खेप को पकड़ा। इसका बाजार मूल्य करीब 2.7 करोड़ रुपए बताया गया। इस मामले में अभी तक एक भारतीय और एक नाइजीरियाई युवक को गिरफ्तार किया गया है। एंटी नार्कोटिक्स की टीम बीते 5 दिनों से इन पर नजर रख रही थी। तस्वीरें हैं आपके सामने। करीब 2.6 करोड़ का ये हेरोइन बताया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी एडमिशन में ओबीसी आरक्षण की अनुमति देने के कारण बताते हुए अपना फैसला जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर रोक क्यों नहीं लगाई गई, इसका कारण भी कोर्ट ने अपने फैसले में बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट पीजी और यूजी प्रवेश के लिए ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी आरक्षण मान्य है। अनुच्छेद 15 और 15(5) हर देशवासियों को मौलिक समानता देते हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं उत्कृष्टता व्यक्तियों की क्षमताओं को नहीं दर्शाती है। अब ऐसे में कुछ वर्गों को मिलने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ को प्रतिबिंबित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने मेडिकल सिलेबस में पीजी कक्षाओं में दाखिले से संबंधित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2021-22 मामले की काउंसलिंग और नामांकन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति देने के संबंध में विस्तृत आदेश पारित करते हुए यह कहा है कि आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है। पिछड़ेपन को दूर करने में आरक्षण की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। अदालत ने पहले के फैसलों में यह नहीं माना है कि AIQ सीटों पर आरक्षण वर्जित है। AIQ सीटों में आरक्षण प्रदान करने से पहले केंद्र को इस अदालत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं थी। और राजस्थान के दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा में किसान की जमीन की नीलामी का मामला तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की जमीनों की कुर्की और नीलामी पर रोक लगाने से संबंधित निर्देश जारी किया है। राजस्थान में कांग्रेस द्वारा किसानों की कर्ज माफी के किए गए वायदे के विपरीत ऋण नहीं चुकाने वाले किसानों की जमीनें बैंकों और वित्त संस्थानों द्वारा नीलाम की जा रही थी। किसान की जमीन नीलामी का मामला सामने आने के बाद किसान संगठनों ने आंदोलन
जो था वो छेड़ दिया था। दौसा के किसानों ने जयपुर में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए नीलामी रुकवाने की मांग की थी। फिलहाल सीएम गहलोत ने रिमूवल ऑफ डिफिकल्ट एक्ट के तहत किसानों की जमीनें नीलाम करने पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। बताते चले कि राजस्थान के दौसा जिले में कर्ज नहीं चुका पाने के कारण एक किसान की 15 बीघा जमीन को नीलाम करने का मामला सामने आया था और उसके बाद प्रदेश भर के किसान कर्ज माफी को लेकर आंदोलन की बात कह रहे हैं। और बुलीबाई ऐप केस में मुंबई के साइबर सेल ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। ओडिशा से पकड़े गए इस आरोपी का नाम नीरज सिंह बताया गया। इस मामले में मुंबई पुलिस की एक चौथी गिरफ्तारी है। इससे पहले इस मामले में ऐप का निर्माता 21 वर्षीय नीरज बिश्नोई को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नीरज ने पुलिस कस्टडी में ही खुदकुशी करने की भी कोशिश की थी, जिसके बाद से ही कस्टडी में उसका खास ख्याल रखा जाने लगा। वहीं मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने विशाल कुमार झा, श्वेता सिंह और मयंक रावत को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। ये तीनों भी इस मामले में नीरज के साथ मिले हुए थे। मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड कर नीलामी करने वाले बुलीबाई ऐप पिछले साल नवंबर में बनाई गई थी और इसे दिसंबर में अपडेट किया गया था। बुलीबाई मोबाइल एप्लीकेशन पर नीलामी के लिए सैकड़ों मुस्लिम महिलाओं का नाम डाला गया था और बिना अनुमति के उनकी तस्वीरें लगाई गई थी। तस्वीरों से छेड़छाड़ भी की गई थी। हाल ही में इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए नीरज और उनके साथियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। में बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के जिन जिलों में कोरोना का संक्रमण ज्यादा है वहां राज्य की सरकार ने धारा 144 लगा दी है, लेकिन कांग्रेस सांसद नकुल नाथ को ना तो कोरोना का डर लगता है और ना ही धारा 144 का। पाडुना में कांग्रेस की सभा में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने यह बात कही कि इस दौरान वो बिना मास्क के भी नजर आए। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। मैं कब तक टाल सकता था? तो जब मैंने अध्यक्ष महोदय को कहा कि मेरा कार्यक्रम बनाइए, तो इन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, पूरे जिले में 144 लगी हुई है। मैंने कहा मुझे कोई कोरोना से डर नहीं और कोई 144 धारा से कोई डर नहीं। मुझे तो अपने कार्यकर्ता भाई, अपने परिवार के सदस्यों को मिल। और वहीं देश में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि एशिया में पिछले 4 सप्ताह से कोरोना के वैश्विक मामलों में 7.9% से लगभग 18.4% की तीव्रता वृद्धि देखी जा रही है। बहुत तेजी से हो रही है। भारत में कोरोना के मामलों में भी तेजी से उछाल देखा जा रहा है। साथ ही ये भी कहा कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, दिल्ली और राजस्थान में सक्रिय मामलों की अगर बात करें तो शीर्ष 10 राज्यों में ये शामिल हैं। और देश में रोजाना आ रहे कोरोना के आंकड़ों पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर की तुलना में तीसरी लहर में सक्रिय मामलों की तुलना में होने वाली मृत्यु दर बहुत घट गई है। दूसरी लहर के दौरान टीकाकरण आबादी 2% थी, अब तीसरी लहर के दौरान टीकाकरण आबादी 72% है। केरल में पॉजिटिविटी रेट 32% है, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 30% है और उत्तर प्रदेश में 6% से कुछ ज्यादा है। देश में 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर 50,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। 13 राज्यों में 10 से करीब 50,000 के बीच सक्रिय मामले हैं। तो हैरानी की बात भी है, डर की बात भी है और सतर्क रहना भी जरूरी है। बढ़ते आगे, बॉलीवुड से एक शॉकिंग खबर सामने आई है। एक्टर अरुण वर्मा का निधन हो गया है। अरुण काफी समय से बीमार थे। एक्टर और कॉमेडियन उदय दहिया ने अरुण के निधन की खबर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि मुझे बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मेरे दोस्त अरुण वर्मा का भोपाल में निधन हो गया। ओम शांति। बताते चलें कि अरुण ने अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया है। ये भी बता दें कि अरुण ने अपने करियर में 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। वो टीवी शोज का भी हिस्सा रहे हैं। फिल्मों के अलावा अरुण को थिएटर का काफी शौक था। वो कविताएं भी लिखते थे। उन्होंने कई शोज और ड्रामा किए हैं। अरुण की फिल्मों की बात करें तो वो सलमान खान की किक, सनी देओल की फिल्म डकैत और उनके अलावा हिना, खलनायक, प्रेम ग्रंथ, नायक, मुझसे शादी करोगी और हीरोपंती जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं।
अब रुक करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो चीनी प्रोजेक्ट पर लगाए गए आयात शुल्क को हटाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि इसके लिए चाहे अमेरिकी व्यवसायों से शुल्क मुक्त करने के लिए कॉल आ जाए, पर वो प्रतिबंध नहीं हटाएंगे। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई अभी भी उस पर काम कर रही है, लेकिन जवाब अनिश्चित है। बाइडेन ने कहा पिछले साल चीन को पहले की तुलना में विदेशी निवेश का एक छोटा हिस्सा प्राप्त हुआ। ये एक प्रवृत्ति है जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चीन के साथ व्यापार युद्ध के साथ शुरू हुई। चीन ने पिछले 2 साल में व्यवस्था में काफी गिरावट का सामना किया है। इसके तहत अब चीन 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए भी पूरी तरह से सक्षम नहीं है। इससे यह सवाल उठता है कि बाइडेन प्रशासन चीन को उन प्रतिबद्धताओं के लिए कैसे रोकेगा जो पूरी नहीं हुई। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने एक ट्वीट से रूस का जिक्र करते हुए कहा, यूक्रेन पर हमला करने पर रूस को जवाबदेह ठहराया जाएगा। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो ये रूस के लिए एक आपदा होगी। हमारे सहयोगी और सहयोगी दल रूस और उसकी अर्थव्यवस्था को भारी लागत और महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं। जो बाइडेन ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि उन्होंने कभी भी उन प्रतिबंधों को नहीं देखा जैसे मैंने वायदा किया है कि अगर रूस यूक्रेन को के आगे बढ़ता है तो उन्हें लगाया जाएगा। वहीं बाइडेन ने अपने अगले ट्वीट में अफगानिस्तान पर भी हमला बोला है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को बाहर निकालने पर बाइडेन ने सवाल पूछते हुए कहा, मुझे इस बात का बुरा लगता है कि हो क्या रहा है। तालिबान की अक्षमता का परिणाम है। हां, मैं करता हूं। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हुए ड्रोन हमले के वीडियो फुटेज को गोपनीय सूची से हटाते हुए इसे सार्वजनिक रूप से जारी किया है। अमेरिकी सैनिकों की देश से वापसी के आखिरी समय में हुए इस अमेरिकी ड्रोन हमले में 10 आम नागरिक मारे गए थे। इस हमले के बाद अमेरिका की चौतरफा आलोचना हुई थी। तालिबान की वापसी के बाद से ही लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूएस सेंट्रल कमांड के खिलाफ सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम वायदा के जरिए ये फुटेज मिलने के बाद इसे अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया। 29 अगस्त के ड्रोन हमले की ये वीडियो फुटेज पहली बार सार्वजनिक रूप से जारी किए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, शुरू में पेंटागन ने बचाव किया था, लेकिन बाद में इसे एक भारी भूल भी बताया था। वीडियो में लगभग 25 मिनट की फुटेज है, जिसमें शामिल 2 ड्रोन को न्यूयॉर्क टाइम्स ने AMQ-9 रिपर ड्रोन बताया है। फुटेज में हमले से पहले, हमले के दौरान और बाद में एक गली में एक कार पर हुए हमले के दृश्य नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सेना ने कहा था कि उसे लगा कि उसने अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट समूह के सहयोगी संगठन के एक आतंकवादी को मार गिराया, जो काबुल एयरपोर्ट के पास उस जगह पर बम विस्फोटक कर सकता था जहां से लोगों का निकलना जारी था। और इसके 3 दिन पहले एयरपोर्ट पर एक आत्मघाती बम विस्फोट में 13 अमेरिकी सैनिकों और 160 से ज्यादा अफगान नागरिकों की मौत हुई थी। सेना ने जब बाद में 29 अगस्त के ड्रोन हमले में अपनी भूल स्वीकार की तो सेंट्रल कमांड ने स्पष्ट किया कि कार चलाने वाले का IS समूह से कोई भी लेना देना नहीं था। और लगातार तीसरे दिन शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स फिर आज 60,000 अंकों के साथ नीचे जा लुढ़का। निवेशकों के द्वारा की गई मुनाफा वसूली के चलते मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 634 अंकों की गिरावट के साथ 59,464 अंकों पर बंद हुआ। तो निफ्टी 181 अंकों की गिरावट के साथ 17,757 अंक पर बंद हुआ। हालांकि निचले स्तरों से बाजार ने रिकवरी की है, क्योंकि एक समय सेंसेक्स 923 अंक और निफ्टी 263 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेंड कर रहा था। माना जा रहा है कि भारतीय बाजार में गिरावट की बड़ी वजह इसे बताया गया। निवेशकों की बिकवाली रही। सेंसेक्स के टॉप 30 शेयर्स की बात करें तो आज 7 स्टॉक्स हरे निशान में बंद हुए। इसके अलावा 23 शेयर्स लाल निशान में क्लोज हुए हैं, जिसमें बजाज फिनसर्व्स के शेयर में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है, तो पावर ग्रिड के शेयर में सबसे बड़ी तेजी देखी गई। और इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की हम बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर हमला करेंगे, क्योंकि सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को तैनात किया गया है। हालांकि उन्होंने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि रूसी राष्ट्रपति के दिमाग में पूर्ण रूप से युद्ध छेड़ने का विचार नहीं है। बाइडेन ने कहा कि उनका मानना है कि व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ पूर्ण युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वो सैन्य घुसपैठ के साथ आगे बढ़ते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कार्यभार संभालने के 1 साल पूरे होने के मौके पर एक संवाददाता सम्मेलन में बाइडेन ने कहा कि उनका मानना है कि रूस यूक्रेन पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि उन्हें नहीं लगता कि रूस के राष्ट्रपति ने अभी तक अंतिम निर्णय किया है। यह भी कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर और आक्रमण करता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली तक रूसी पहुंच को सीमित कर देंगे। बाइडेन ने कहा, मुझे नहीं लगता है
कि अभी तक वो तय कर पाए हैं कि उन्हें क्या करना है। मुझे लगता है कि वो कार्रवाई करेंगे। वहीं जब बाइडेन से पूछा गया कि उनका मानना है कि पुतिन सच में यूक्रेन पर हमला करने वाले हैं, इस पर बाइडेन ने कहा वो निर्णय पूरी तरह से केवल पुतिन का है। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने ऐसा करने का फैसला किया है या फिर नहीं। बाइडेन ने कहा मुझे लगता है कि आप जो देखेंगे वो ये है कि अगर रूस आक्रमण करता है तो उसे जवाबदेह ठहराया जाएगा, और अगर पुतिन यूक्रेन पर साइबर अटैक करना जारी रखते हैं, इस पर बाइडेन ने कहा कि हम भी उन्हीं की भाषा में जवाब देंगे और साइबर अटैक करेंगे। देश और दुनिया की इन तमाम खबरों में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।